नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और पूर्व की भांति आज भी लगभग 25 प्रश्न रखे गए हैं और 25 प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे अन्य फैक्ट भी हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां से आपको आपकी परीक्षा में मदद मिल सकती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि आज आपको वार्षिकांक उम्मीद करता हूं मिल गया होगा, और यदि अभी तक नहीं मिला है तो आप ये मान के चलना है कि सुबह आपको अनिवार्य रूप से जो बिहार राज्य विशेष का वार्षिकांक है वो आपको मिल जाएगा, और इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको दी गई हैं। उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो बिहार राज्य विशेष का जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो पहला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं उसकी जब बात करें तो बोला जा रहा है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है। क्या बोला जा रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट द्वारा। यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो आपको बताया गया है, आपको मैंने बताया है कि कोई भी प्रश्न आपको मिलता है सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना होता है और कम से कम 2 बार पढ़ना होता है। तो यहाँ याद रखना है किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान नामक योजना प्रारंभ की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके साथ दिए हुए हैं, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए आप में से जो लोग उपस्थित हैं, जो छात्र उपस्थित हैं, रेगुलर आपको जब समय निर्धारित है रात्रि 11 बजे का, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय पर उपस्थिति अपनी अवश्य दर्ज कराएंगे और प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा नजदीक है तो किसी भी क्लास में विलंब से नहीं आना है, ये प्रयास होना चाहिए। क्योंकि विलंब से आने की जो आदत बनी रहती है हमारी, ये परीक्षा भवन में भी होती है, और उससे आप जानते हैं कि इस बार का जब आपको मिलेगा एडमिट कार्ड उसमें आप देखेंगे तो निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा पूर्व 2 घंटे पूर्व आपको बुलाया जा रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कभी भी विलंब नहीं आना चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट जो हो उसको पूरा करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा छोटा हो या बड़ा सा बड़ा, ठीक है। चलो इसको बताओ, मेरा काम मेरा मान योजना। देखो, मेरा काम मेरा मान योजना की जब बात करते हैं तो पंजाब कैबिनेट ने इस योजना को पारित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। पंजाब इसका सही उत्तर होगा। जैसे ही बात पंजाब की आती है, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान जब से मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, तो सबसे पहला बेहतर कदम जो उन्होंने उठाया वो एक विधायक एक पेंशन योजना इन्होंने प्रारंभ की। एक विधायक एक पेंशन योजना। तो याद रखिएगा, पूरे भारत में एकमात्र राज्य है पंजाब जहां पर एक विधायक एक पेंशन योजना चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ 29 अगस्त को अभी हाल ही में खेड़ा मेला आयोजित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। 29 अगस्त को खेड़ मेला का आयोजन किया गया था पंजाब में। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खेड़ मेला का आयोजन कहां किया गया, तो आपको बताना है कि 29 अगस्त को किया गया, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब राज्य सरकार ने, जो नवीन राज्य सरकार है पंजाब की, इन्होंने फिजिकल स्टाम्प पेपर जो होते थे आज तक उनको समाप्त कर दिया है। मतलब फिजिकल स्टाम्प पेपर को समाप्त करने वाला राज्य भी हाल ही में पंजाब बना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब राज्य सरकार ने पिछले दिनों सिख इतिहास को बताने वाली 3 पुस्तकों को बैन कर दिया। जो पाठ्य पुस्तकें स्कूलों में चलाई जाती थी, उनमें से सिख इतिहास के बारे में वर्णन होता था, तो उसमें कुछ विवादित था, जिसको लेकर पंजाब राज्य सरकार ने कदम उठाया और ऐसी 3 पुस्तकों को जो है पंजाब राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है पंजाब। और जब भी आप प्रश्न देखते हैं तो उससे जुड़े हुए अन्य फैक्टों को भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, क्या बोला जा रहा है, सितंबर 2021 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, यह आपको बताना है। रिपोर्ट किसकी है, सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है पता होना चाहिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2021 का जो रिपोर्ट आई है सितंबर माह में, इसमें बताया गया है कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। और कहां पे बात हो रही है, एशिया में बात हो रही है। इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एशिया की बात हो रही है। और विकल्प में क्या क्या दिया है यहाँ पे, तंजानिया, अल्जीरिया, स्पेन, भारत। देखो, इसका जवाब सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कारण क्या है अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप सभी जवाब दीजिए, जो भी जुड़े हुए हैं
जो लाइव जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, आप सभी जवाब दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। और सिप्री का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखने की जरूरत है। यहां पे सबसे पहले आपको बता दें, बात हो रही है एशिया की, और जैसे ही आप एशिया की बात करते हो और आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो विषय वस्तु के बारे में, भूगोल के बारे में, महादेशों के बारे में जानकारी रखते हो, तो तुरंत आप इसका जवाब दे सकते हो, भले ही आपको इस प्रश्न से संबंधित बेसिक ना पता हो। क्यों? तंजानिया एशिया में नहीं है, अल्जीरिया एशिया में नहीं है, स्पेन भी एशिया में नहीं है। यहाँ पे एशिया की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही विकल्प है, यहाँ पे डी विकल्प, भारत, और भारत इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है हथियारों की, तो आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात में जो भारत का योगदान है वो लगभग 11% है। मतलब वैश्विक स्तर पर जितने भी हथियार खरीदे जाते हैं उनमें भारत का जो योगदान है वो 11% है। भारत के बाद कौन से देश आता है? भारत के बाद दूसरे स्थान पे आता है सऊदी अरब। याद रखिएगा, भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश जो है, जो हथियारों का आयात सबसे ज्यादा करता है, वो है सऊदी अरब। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बात हो गई आयात की। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वैश्विक हथियार निर्यात में कौन सा देश है जिसका स्थान सर्वोच्च है, या कौन सा देश है जिसकी पूरी तरह से मोनोपोली एक प्रकार से देखने को मिलती है, तो आपको बता दें, वैश्विक बाजार में जब हथियारों की निर्यात की बात करते हो तो सबसे पहला देश आता है अमेरिका, और वैश्विक हथियारों के निर्यात में अमेरिका का जो हिस्सा है वो 39% है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पे आता है रूस, और कुछ आर्थिक प्रतिबंधों के कारण जो है इसका जो हथियार निर्यात करने का जो रेशियो था वो कम हुआ है, और अब यह सिमट कर 19% रह गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आता है फ्रांस, और फ्रांस का जो स्थान है इस रिपोर्ट के अनुसार वो 11% है हथियारों के निर्यात में। तो शीर्ष हथियार निर्यातक देशों की जब बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर 3 देशों के नाम आते हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस, जिनमें 39% हिस्सा अमेरिका का, 19% हिस्सा रूस का, और फ्रांस का 11% हिस्सा है। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस बैंक ने डल झील पर एक तैरते हुए एटीएम की शुरुआत की है? यहां पे भारत के कई सारे बैंकों के नाम दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने जो है वो डल झील पर एक तैरते हुए एटीएम की शुरुआत की है। आपको पता होना चाहिए। बताएं, यदि आप जम्मू कश्मीर गए होंगे तो निश्चित रूप से श्रीनगर की इस डल झील में अवश्य गए होंगे। पर्यटन का एक प्रमुख स्थल है डल झील, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अब लगातार वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं के कारण या पर्यावरणीय जो समस्याएं उभर रही हैं उससे इसका अस्तित्व जो है वो अब संकट पर है, और इसको लेकर काफी सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। यहाँ पे बैंकों की जब बात कर रहे हैं तो इसमें काम किया है एसबीआई ने। ठीक है, इसका सही उत्तर है एसबीआई। एसबीआई की जब आप बात करते हो तो कम से कम आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 जुलाई वर्ष 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या बोला जा रहा है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत मुफ्त पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो सबसे पहली बात, योजना के बारे में पता होना चाहिए। योजना क्या है? पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ। तो पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना किस राज्य की है, और इसके अंतर्गत ये मुफ्त पानी मुहैया करा रहा है यह राज्य? बताएं किस राज्य की यह योजना है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं भारत का एक राज्य था जो 19 दिसंबर को, याद रखिएगा, 19 दिसंबर को आप कह सकते हो मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था, और पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। वर्ष 1961 की घटना थी, और जब वर्ष 1961 की 19 दिसंबर की घटना की बात करते हैं और पुर्तगालियों से मुक्त होने की बात करते हैं तो गोवा दमन दीव का नाम आता है। इसमें कौन सा विकल्प में दिया है? गोवा दिया है, मतलब ये जो राज्य है ये आपका गोवा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। आपको पता होगा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे कि गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। क्यों 30 मई को मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई वर्ष 1987 को गोवा को एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ की भाषा जो है वो है कोंकणी। कोंकणी भाषा यहाँ पे बोली जाती है आधिकारिक तौर पे,
और कोंकणी भाषा की जब बात करते हैं तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाओं का जिक्र है, जिन भाषा 22 भाषाओं का जिक्र है, उनमें से एक भाषा आपकी यह भी है कोंकणी, यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा का सबसे उच्चस्थ पॉइंट कौन सा है या उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना है सोनसोगोर। सोनसोगोर नामक स्थान है जो गोवा का सबसे उच्चतम बिंदु है, यह आपको पता होना चाहिए। सोनसोगोर पूछा जा सकता है आपसे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, यहां पे एक नदी है जिसको बोलते हैं तेरेखोल। तेरेखोल नामक एक नदी है, और ये नदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दो राज्यों की सीमा बनाती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और गोवा। तो याद रखिएगा, तेरेखोल नदी जो है ये महाराष्ट्र और गोवा की सीमा को निर्धारित करने वाली नदी है और गोवा से संबंधित है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य है अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिनमें आपको देखने को मिलता है महादेई, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपको गोवा के संदर्भ में पता होना चाहिए। गोवा में आपको मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम राज्यों का जिक्र करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि वहां से संबंधित विशेष रूप से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं, ठीक है, उनके बारे में अवश्य जानकारी हो, क्योंकि परीक्षाओं में अब अक्सर जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में ही ज्यादातर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित चर्चा अब कम देखने को मिलती है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान हम लगातार रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और इस प्रकार से अब वन्य जीव अभ्यारण्य पर आपको ज्यादा फोकस करना है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन सभी के भी आपको वन्य जीव अभ्यारण्य पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यहां पे आपको डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिलेगा, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा है? 100% आबादी को टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा है? और अभी हम गोवा की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें भारत का जो पहला एल्कोहल म्यूजियम बना है वह भी गोवा में बना है, यहां याद रखिएगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भारत का पहला रेबीज मुक्त जो राज्य है वह भी गोवा है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए बताएं, इस प्रश्न का जवाब बताएं, इस प्रश्न का जवाब आप बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलो बताएं। देखो, इसका सही उत्तर है इंदौर। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इंदौर। और जब आप इंदौर की बात करते हो तो आपको पता होगा इंदौर स्थित कहां पे है? मध्य प्रदेश से संबंधित आपका शहर है इंदौर, और लगातार चर्चा में रहने वाला शहर है। तो इसका सही उत्तर है इंदौर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इंदौर के साथ और क्या चीजें आपको याद रखने की जरूरत है? इसमें याद रखने की जरूरत है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, जिनमें सबसे पहले आप देखोगे ओंकारेश्वर बांध के बारे में। ओंकारेश्वर बांध ये यहीं से संदर्भित है, क्यों चर्चा में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान समय में ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश का क्यों चर्चा में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ आप कहेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र है, वो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अमर शहीद चंद्रशेखर की जो प्रतिमा स्थापित की गई, पिछले दिनों मैंने आपको बताया, वो कहां पे स्थापित की गई? भोपाल शहर में स्थापित की गई। और भोपाल की जब बात करते हैं तो राजा भोज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताइए, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? क्या बोला जा रहा है? प्लांट बेस्ड, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर की बात हो रही है, बताएं। प्लांट बेस्ड पहला एयर प्यूरिफायर किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है, इसके बारे में आपको बताना है। यहां पे 4 भारत के प्रौद्योगिकी संस्थानों का नाम दिया हुआ है, आईआईटी रोपर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने बोला था निर्माण त्वरक कार्यक्रम, याद होगा? निर्माण त्वरक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर से संबंधित था, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था।
नहीं याद हो नोट्स पलटिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें अंतरिक्ष रोबोट के लिए, यह भी मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं। अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी का जो निर्माण था वो भी आईआईटी कानपुर ने किया था। इसके बारे में भी पिछले दिनों मैंने आपको बताया है। ये भी बताया है कि आईआईटी मद्रास ने जो है विशेष रूप से एक रोबोट तैयार किया है जो सेप्टिक टैंक की सफाई में मदद करेगा, ये मैंने आपको बताया है। और यह भी आपको याद होगा कि भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलकर्णी केंद्र की स्थापना की है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। यहां पे जब हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है आईआईटी रोपर, ठीक है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में कोयला खदानों में काम करने से सुर्खियों में आई आकांक्षा कुमारी किस राज्य से संबंधित है? आकांक्षा कुमारी के बारे में बात हो रही है। आपको बता दें ये भारत की पहली महिला इंजीनियर हैं जो कोयला खदानों में नियुक्त हुई हैं। कोयला खदानों में जिनको जॉब मिली है तो ये चर्चा में है, झारखंड से संबंधित महिला हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। और जब झारखंड की बात आती है तो आपको पता होगा झारखंड में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, आपको पता होगा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। आपको पता होगा सहाय योजना, विशेष रूप से युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहाय योजना चलाई जा रही है इस राज्य में। आपको यह भी पता होगा कि यहाँ का एक स्थान है जामताड़ा, और जामताड़ा जो था क्यों चर्चा में था, क्योंकि जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आपको यह भी पता होगा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो झारखंड में चलाई जा रही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? झारखंड इसका सही उत्तर है। आगे, हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी किस देश ने की है? क्या बोला जा रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी किस देश ने की है, आपको बताना है, बताइएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार की मेजबानी किस देश ने की है? और इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट मैं अभी बताऊंगा इस चर्चा के लास्ट में। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात की जाएगी जो आपसे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये जो देश आपका है जहां पर ये ब्राइट स्टार नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है, ये देश लाल सागर से जुड़ता है। और लाल सागर की जब बात करते हैं तो लाल सागर अपने आप में महत्वपूर्ण है, रेड सी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उससे जुड़े हुए सभी देशों के बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम जिक्र करेंगे जब हमारे प्रश्नों की चर्चा समाप्त हो जाती है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसका जो आयोजन है वो मिस्र में किया गया, ठीक है। कहां पे किया गया? मिस्र में किया गया। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। अभी इससे संबंधित डिटेल में चर्चा होगी क्योंकि ये भूगोल के संदर्भ में भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपको कई बार मैंने एक टाइगर रिजर्व के बारे में बताया है, यदि आपको याद हो। नामदफा टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, नामदफा टाइगर रिजर्व। और नामदफा टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है वो आपका है नामदफा टाइगर रिजर्व। और नामदफा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चले अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? आप जानते होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनके लिए भी स्मारक सिक्का जारी किया है वो प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य देखने को मिले। कोई भी परीक्षा हो, इस प्रकार के प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाती है, तो आपको इस प्रश्न के लिए तैयार रहना है और याद रखना है कि ये जो सिक्का था 125 रुपए का था। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, आपको बताना है, बताएं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत और श्रीलंका। इनमें से आपको अपने विकल्प का चुनाव करना है, बताएं। देखो इसका सही उत्तर है भारत। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ।
हाल ही में किस राज्य ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? ये राज्य कौन सा है जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? आपको बताना है, बताइएगा। ये राज्य कौन सा है जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। राज्य कौन सा है जिसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, बताएं। चलें नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बारे में भी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं उस चर्चा को नहीं छेड़ रहा हूं। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा कॉर्बी आंगलोंग क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? कॉर्बी आंगलोंग क्षेत्र जो है ये किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कॉर्बी आंगलोंग क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? आपको बता दें कि ये जो राज्य है यहां पे एक आपको दीपोर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलता है। दीपोर बोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दीपोर बेल कहीं बोला जाता है, कहीं दीपोर बील बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी आप समझते हो दीपोर बील या दीपोर बेल, तो दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां से संबंधित है। और दीपोर बील जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको पर्यावरणीय प्रभाव के कारण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। और जब हम बात करते हैं दीपोर बील की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। ठीक है, और असम की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, असम राज्य सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है शिक्षा के लिए, जिसका नाम है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत असम राज्य ने की है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा लवलीना बोरगोहेन, और लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य ने अपनी समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से जुड़ी हुई हैं, ये आप बताओगे कि लवलीना बोरगोहेन का खेल कौन सा है। ये आज का होमवर्क है, होमवर्क नंबर 01। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। साझा भाग्य 2021 नामक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? एक सैन्य अभ्यास की बात हो रही है जिसका नाम है साझा भाग्य। तो साझा भाग्य नामक जो सैन्य अभ्यास है, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। मंगोलिया, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था, बताएं। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं था? याद रखिएगा, इनमें से सभी देश, मंगोलिया, पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, सभी शामिल थे। इसका आयोजन भी मंगोलिया में किया गया, यह भी आपको याद रखना है। और मंगोलिया के बारे में जब बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए, भारत भी मंगोलिया के साथ एक सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। यह भी आपको याद रखना है, नोमैडिक एलिफेंट नामक सैन्य अभ्यास भारत मंगोलिया के साथ करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत और अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका का एक देश है, तो भारत और अल्जीरिया के मध्य एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। और इस सैन्य अभ्यास में, यह पहला सैन्य अभ्यास था, नौसैनिक सैन्य अभ्यास था भारत और अल्जीरिया के मध्य। और इसमें यदि हम बात करें तो आईएनएस तवर जो है ये भारत की तरफ से भाग लिया था। तो आईएनएस तवर ने इसमें भाग लिया। भारत और अल्जीरिया के मध्य ये पहला सैन्य अभ्यास था, नौसैनिक सैन्य अभ्यास था। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किस क्षेत्र के बिलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया गया? मतलब किस क्षेत्र के बिलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कश्मीर, मेरठ, नागपुर, पुणे। कश्मीर, मेरठ, नागपुर, पुणे, यह आपको बताना है कि किस क्षेत्र के क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया। बताएं, किस क्षेत्र के बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया, आपको बताना है। देखो आपको बता दें, ये जो बिलो बैट है, ये बिलो बैट कश्मीर क्षेत्र में बनते हैं, तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आप जानते हैं, क्योंकि आने वाला जो माह है और ये जो माह आपका चल रहा है, पूरे विश्व में क्रिकेट की धूम मची हुई है।
अभी एशिया कप चल रहा है, आने वाले दिनों में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको बताओ, हाल ही में किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर तैयार किया है? डामर वही है, जब सड़क का निर्माण होता है तो आप देखते होंगे सड़क के निर्माण के दौरान जो कंक्रीट होता है उसको जोड़ने के लिए ना डामर का प्रयोग किया जाता है, उसी की बात यहां पे हो रही है। तो ये खुशबू वाला डामर किसने तैयार किया है? याद रखिएगा, ये देश है आपका पोलैंड। किसने तैयार किया है? पोलैंड ने तैयार किया है। सी विकल्प सही उत्तर है। यहां पे बात हो रही है फूलों की, तो फूलों से तुरंत आपको पहुंचना चाहिए फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी है कहां पे? यह है चमोली में। चमोली कहां पे है? उत्तराखंड में। इसी तरह की एक और घाटी भारत में देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं शांत घाटी। शांत घाटी कहां पे है? यह आपको देखने को मिलती है केरल में। इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। चले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां तैयार किया जा रहा है? हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां तैयार किया जा रहा है, यह आपको बताना है। चलो बताएं, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां तैयार किया जा रहा है? बताएं, जैव ईंट आधारित भवन कहां तैयार किया जा रहा है? देखो, जैव ईंट आधारित भवन की बात हो रही है, यह IIT हैदराबाद में तैयार किया जा रहा है। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चले इसको बताओ, हाल ही में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? फास्ट जवाब, वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, आपको बताना है। बताइएगा, वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? फास्ट जवाब, आपको पता होगा पिछले दिनों आपको बताया गया था तरल नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना इस राज्य में हुई थी। आपको बताया गया था कि अलंग शिपयार्ड इसी राज्य से संबंधित है। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है गुजरात की। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। चले आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, आपको बताना है। फास्ट बताइए, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब, 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? पिछले दिनों भी बताया है मैंने, यह है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा बना है। और जब बात आती है कोविड वैक्सीन की, बहुत सारी वैक्सीन आपने पढ़ लिया, वो आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। एनकोवैक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। एनकोवैक्स क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जानवरों के लिए जो पहली कोविड वैक्सीन बनी है उसका नाम है एनकोवैक्स। और एनकोवैक्स को किसने बनाया है? ये ICAR की नेशनल रिसर्च जो सेंटर है, जो हिसार में है, उसने इसको तैयार किया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, एनकोवैक्स, और एनकोवैक्स को हिसार लैबोरेटरी ने तैयार किया है। इसको बताइए, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता? कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड किसने जीता है, आपको बताना है। भारत के वो कौन से जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने कछुआ संरक्षण में ये अवार्ड जीता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 नाम यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इन 4 नामों पर आपको विचार करना है और अपना जवाब चुनना है। यहां पे एक नाम दिख रहा है अयान संकटा, इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। वर्ष 2021 इंटरनेशनल यंग इको, याद कर लीजिएगा, यंग इको जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया इनको। नमिता गोखले का नाम दिया गया है, नमिता गोखले। यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सबस्टेंस अवार्ड इनको मिला है 7वां। जसप्रीत बुमराह का नाम दिया है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर है शैलेंद्र सिंह। ठीक है, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है शैलेंद्र सिंह। और शैलेंद्र सिंह को कछुआ संरक्षण में यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरुआत की? बहुत पुरानी योजना है, जो हमारे पुराने छात्र होंगे निश्चित रूप से आप जानते होंगे। बताएं, प्राणवायु देवता पेंशन योजना विशेष रूप से जो पुराने पेड़ हैं, जो हमें जो आप कह सकते हो जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उनको काटा ना जाए बल्कि उनको संरक्षित किया जाए। और उसके बदले में ये राज्य सरकार
जिसका भी वृक्ष होगा वो उसको कुछ सहायता देगी, उसको कुछ मासिक पेंशन देगी। इसलिए इस योजना को आपको याद रखना है। ये सरकार है हरियाणा राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। विशेष रूप से जो सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष हैं उनको काटा ना जाए, बल्कि उनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि उनसे प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रदान हमें होती है, हमें प्राप्त होती है, इसलिए उसको संरक्षित करना है। तो इसकी किसकी योजना है? हरियाणा राज्य सरकार की योजना है। इसको बताओ, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू किया गया है, आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां शुरू किया? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। चलो जवाब दीजिएगा फास्ट। चलो इसका सही जवाब है आइसलैंड, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताओ, किस देश में छोटे पैमाने पर भांग, जिसको कैनाबिस बोलते हैं, भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने सीमित स्तर पर, यदि हम बात करें तो जो भांग की खेती थी उसको अलाउ कर दिया है, उसको लीगल कर दिया है? वो देश कौन सा है आपको बताना है। यहां पे 4 देश दिए हैं, मैक्सिको, पाकिस्तान, इटली, अफगानिस्तान। वो देश कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चले बताएं। ये देश आपका है इटली। कौन सा देश है? इटली, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइए, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताएं। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब, भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या केरल? इसका सही उत्तर है ए विकल्प, मध्य प्रदेश। चलिए इसको बताएं। हाल ही में तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है। इनमें कौन सा देश सहायता उपलब्ध करा रहा है? मतलब तमिलनाडु के पास जो मन्नार की खाड़ी है वहां पर ऊर्जा द्वीप बनाने की बात की जा रही है, और ये जो ऊर्जा द्वीप बन रहा है इसमें एक सरकार है जो सहायता हमारी कर रही है। वो कौन सी सरकार है, यही आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। वो कौन सी सरकार है जो ऊर्जा द्वीप बनाने में हमें सहायता प्रदान कर रही है, बताएं। वो कौन सी सरकार है जो ऊर्जा द्वीप बनाने में हमें सहायता प्रदान कर रही है? याद रखिएगा, ये सरकार है डेनमार्क। ठीक है, अब आज का अभ्यास प्रश्न क्या बोला जा रहा है? हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किस शहर में किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम भवन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शहर में किया, आपको बताना है। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका अभ्यास प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब फैक्ट को देख लेते हैं रिकैप सेक्शन के अंतर्गत। सबसे पहली बात, बिहार पर आधारित किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? बिहार पर आधारित किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? इसका नाम है राइटिंग विद फायर। ठीक है, राइटिंग विद फायर। अगला है, पूर्वी चंपारण में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर के परियोजना निर्देशक किसे बनाया गया है? मतलब पूछा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर के परियोजना निर्देशक किसे बनाया गया है? याद रखिएगा, इनका नाम है विश्वेश्वर नाथ मिश्रा। इसको थोड़ा सा भी इग्नोर करना है क्योंकि यहां पे टाइपिंग एरर है, आगे इसको करेक्ट किया गया है। अब यहां पे सही है। यहां पे बोला गया है बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल की गई है? तो मोर अभ्यारण्य जो बन रहा है वो बिहार के बांका में बन रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले में रैंक भारत में प्रथम है? मतलब वो कौन सा जिला है जो 115 आकांक्षी जिलों की रैंक में प्रथम है? याद रखिएगा, खगड़िया। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये जो रैंकिंग होती है आकांक्षी जिलों की, ये बदलती रहती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ना ही पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखना है जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी जानने में क्या गलती है हमारी, इसको देखो।
बिहार के किन दो लेखकों को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना है, बिहार के वो दो लेखक जिनको साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो अनमोल और अमित हैं। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। आगे, बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर है सुपौल। बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को राज्य सरकार द्वारा किस रूप में मनाया जाएगा? मेघा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मेघा दिवस का संबंध किससे हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन से हो गया। आगे, बिहार के किस जिले में पुरातात्विक स्थल के रूप में पुरातन अवशेष मिलने के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, संकेत मिले हैं? तो ये है बांका। ये आपको पता होना चाहिए। आगे, अगला, बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बोला जा रहा है बिहार राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है विशेष रूप से शिक्षा का, वो किसको दिया गया? तो याद रखना है, वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर शंकरनाथ झा को दिया गया। अगला, बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है प्रमोद भगत। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रमोद भगत को राष्ट्रपति ने ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। अगला, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में मंकी पार्क बनाया जा रहा है? तो अररिया में मंकी पार्क बन रहा है। इसको बताओ। बिहार का पहला सीबीजी प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है वो बक्सर में लगाया जा रहा है। अगला आपका फैक्ट क्या है? भागलपुर के किन प्रमुख उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया? तो ये है कतरनी चावल और जर्दालू आम, ठीक है। आगे, अमृत महोत्सव बिहार में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय किया गया। इनमें कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे? पीपल, नीम, आम, पाकर और गूलर। इन्हीं पौधों का जिक्र हम जब वन महोत्सव मनाते हैं इन्हीं का जिक्र करते हैं। इसको बताइए, बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता? शरद कुमार ने पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता। तो शरद कुमार का नाम पता होना चाहिए, इनके खेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला, बिहार स्थित किस टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है? तो बिहार के अंतर्गत एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और उसी के अंतर्गत आता है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण की योजना बनाई गई है। अगला आपका आता है, एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? याद रखिएगा, यहां पे यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है, राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 में बिहार के किस जीआई उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया? तो मगही पान को भी जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पूर्व में प्राप्त हुआ है, उसी पर यह डाक टिकट जारी किया गया। अगला, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स फैक्ट या रिकैप सेक्शन के अंतर्गत जो हम फैक्ट देखते हैं वो हो गया। अभी हमने देखा था ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के बारे में, तो अब थोड़ा सा ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के बारे में चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि ब्राइट स्टार जो सैन्य अभ्यास है उसके बारे में हमें जानकारी करनी है। अब ये आपको एक मैप दिख रहा होगा, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बोला ब्राइट स्टार जो सैन्य अभ्यास था, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था, इसका आयोजन कहां हुआ? मिस्र में हुआ। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देश देख रहे हो, इसमें ये जो आप देश देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है ये मिस्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला पूरा देश जो आपका आता है ये मिस्र है, ठीक है। तो ये मिस्र के अंतर्गत आता है, ये हमने देख लिया। इजिप्ट के अंतर्गत आता है। अब मिस्र हमने देख लिया, तो जैसे ही हमने मिस्र देखा, हमने देखा कि इस रीजन में एक सागर है जो महत्वपूर्ण है और उसका नाम है लाल सागर, ठीक है।
ये जो सागर है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसका नाम है लाल सागर। अब जैसे ही हम लाल सागर की बात करते हैं, भूगोल के दृष्टि से क्या पूछा जा सकता है कि ये जो रेड सी है इससे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले रेड सी में बात करें तो सऊदी अरबिया, ठीक है, फिर इसके बाद यमन, मतलब दो देश आपके हो गए, सऊदी अरब और यमन, ठीक है। फिर इसके जब पश्चिमी भाग में आते हो तो सबसे पहले आपको आता है जिबूती, ठीक है, जिबूती, ये आपको पता होना चाहिए। जिबूती के बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। फिर उसके आगे आप बढ़ते हो तो आप देखते हो सूडान, और सूडान के बाद आप देखते हो मिस्र। तो जब बात आती है कि कौन कौन से देश हैं जो लाल सागर से सीमा बनाते हैं, तो 4 देश तो पहले अफ्रीका के आपको याद रखने हैं। कौन कौन? यदि हम उत्तर से दक्षिण बात करें तो सबसे पहले मिस्र, फिर सूडान, फिर इरिट्रिया और जिबूती। ये उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम हो गया, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। फिर जब हम एशिया के देशों में, खाड़ी के देशों में बात करते हैं तो सऊदी अरब और यमन। टोटल कहने का मतलब है कि लाल सागर से जो सीमा बनाते हैं कुल 6 देश हैं, 4 अफ्रीका के हैं, बाकी 2 एशिया के। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जब बात करते हुए, ये तो हो गया कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, एक बात होगी। दूसरा, इन देशों की राजधानी आपको पता होना चाहिए, ये दूसरी बात होगी। ये आपका होमवर्क है कि इन सभी 6 देशों की राजधानियों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। अब सबसे पहले आप देखते हो लाल सागर को, तो लाल सागर का जो उत्तरी छोर है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो लाल सागर का उत्तरी छोर है, ये आप देखने को मिल रहा होगा कि इसके उत्तरी छोर पर आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ अदाबा। इसका जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पे आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, अकाबा की खाड़ी यहां पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ यहीं पे गल्फ ऑफ सुएज भी देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब लाल सागर के उत्तरी छोर पर क्या क्या देखने को मिलता है? अकाबा की खाड़ी और सुएज की खाड़ी, ये देखने को मिलता है। और इसी सुएज की खाड़ी से होकर फिर आपको देखने को मिलता है सुएज कैनाल, सुएज नहर। और सुएज नहर क्या करती है? लाल सागर को कनेक्ट किससे करती है? सुएज नहर। सुएज नहर लाल सागर को कनेक्ट कर देती है भूमध्य सागर से, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर का एरिया देख रहे हैं आप, मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है, ये ऊपर का भूमध्य सागर। तो ये एक चीज ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप बात करते हो कि इसके दक्षिणी छोर पर क्या है, तो इसके दक्षिणी छोर पर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक जल संधि, और इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेव। तो यहां पे जो आप देखने को पाते हो एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंडेव, ये आपको पता होना चाहिए। और बाब अल मंडेव जल संधि क्या करती है? बाब अल मंडेव जो जल संधि है ये लाल सागर को जोड़ती है किससे? ये लाल सागर को जोड़ती है अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से और हिंद महासागर से। तो याद रखना है, बाब अल मंडेव लाल सागर को अदन खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जब भी आप रसिया के बारे में पढ़ते हो, जब भी जॉर्जिया के बारे में पढ़ते हो, तो वहां की जो इस प्रकार के जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके बारे में आपको ध्यान से जाकर पढ़ना चाहिए। आज एक डेमो दिया है मैंने आपको। अब आगे से जब भी मैं बोलो कैस्पियन सागर पढ़ लो, भूमध्य सागर पढ़ लो, तो आपको जाकर उसको इसी तरह से पढ़ना है कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से वहां पे निकाय देखने को मिलते हैं, कौन सी नदियां देखने को मिलती है, ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है, और कल फिर मिलेंगे। कल तो रविवार है, कल आपकी कक्षा ऑफ रहेगी, ठीक है। सोमवार को पुनः मिलेंगे सुबह 8 बजे और रात्रि 11 बजे। तो सोमवार को 8 बजे आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थित रहना है आप सभी को, और वहां पर भी हम चर्चा करेंगे जो भी हमारा वहां पे सेशन चल रहा है। और रात्रि 11 बजे, कल रविवार है इसलिए कल आपकी कक्षा अवकाश है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।